हेलो दोस्तों, वेलकम। जिस चीज का आपको काफी टाइम से इंतजार था कि सर हम क्वेश्चन डिस्कस करें इंस्टीट्यूट के और आरटीपी डिस्कस करें कि हमने जो पढ़ा है उसको हम चेक कर पाएं कि हम कितना लैग कर रहे हैं और कितना हमें समझ आया और कितना हमें समझ नहीं। तो लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें इससे पहले मेरी आपसे कुछ रिक्वेस्ट है कि आपको लाइफ में थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। आपको डॉक्यूमेंटेशन पे काम करना पड़ेगा। जैसे आप ऑडिट में पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑडिट। इसी तरीके से आपका जो ये सीए करिकुलम है इसमें डॉक्यूमेंटेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। कैसे इंपॉर्टेंस है सर, मैं इसको डिस्कस करता हूं आपसे। आप अभी पढ़ रहे हैं सीए आईपीसीसी इंटर, फिर आप ये क्लियर करके सीए फाइनल में आएंगे और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे। तो जो आप आज पढ़ रहे हैं उसका आपने अगर नोट्स बना रखे हैं या आपने उसकी फाइलिंग कर रखी है प्रॉपर तरीके से, तो ये सारी चीजें आपकी फाइनल में भी काम आएंगी। लॉ चेंज होएगा थोड़ा बहुत, बट लॉ चेंज पूरा नहीं होता, कुछ कुछ पार्ट चेंज होता है, उसको आप ऐड ऑन करके आगे कर सकते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट की आप एक फाइल बनाओ। जो मैं आपको ये अब करा रहा हूं आज, जो आज का डिस्कशन है मेरा, इस तरह के जो क्वेश्चन पेपर हैं इसका प्रिंट आउट निकाल के, इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है आपको। इनका प्रिंट आउट निकाल के एक फाइल में लगाना है और इनके आंसर भी फाइल में लगाने हैं, या तो खुद लिख के या फिर सजेस्टेड आंसर। जब आपका एग्जाम होंगे तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इसकी आपको रिवीजन बहुत जरूरी करनी है, ताकि आपको रियल में ये फील आए कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बच्चों का खेल करने नहीं जा रहे हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना आईपीसीसी इंटर का टेक्स्ट का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपको पेपर में सारे पेपर मैं आपके डिस्कस करूंगा। मई 18 से लेके आज तक जितने भी सप्लाई की चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे डिस्कस हम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले एक बार थोड़ी सी रूपरेखा समझ लेते हैं। सर ये क्वेश्चन पेपर हमें कैसे पढ़ना है और इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। पहली बात तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका टेक्स्ट का 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स में से आपके 30 मार्क्स होंगे एमसीक्यू, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 30 मार्क्स होंगे, और रिमेनिंग 70 मार्क्स होंगे आपके डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चंस के। इस 13 में से 18 नंबर होंगे आपके इनकम टैक्स के और 12 नंबर के एमसीक्यू होंगे जीएसटी। और जो आपका ये बचा 70 मार्क्स, 70 मार्क्स में से भी ऐसी पोर्शन हो जाएगा। रेशो क्या है आपका, 60-40 का रेशो है। तो वही 70 का 60%, 42 मार्क्स, 42 नंबर आपके होंगे डिस्क्रिप्शन के, इनकम टैक्स के। और जो बचा आपका रिमेनिंग 28 नंबर का आपका होगा थ्योरी का पेपर, यानी कि प्रैक्टिकल या फिर डिस्क्रिप्शन मार्क्स का पेपर होगा। इस तरह से आपका 70 मार्क्स और 30 मार्क्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए रहेगा इनकम टैक्स का और पार्ट बी रहेगा जीएसटी का। जो आपका पार्ट ए का पहला क्वेश्चन रहेगा और पार्ट बी का पहला क्वेश्चन रहेगा वो हमेशा कंपलसरी रहेगा, और बाकी क्वेश्चन में से एक ऑप्शन आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप एक भी कोई भी क्वेश्चन आप ऑप्शन में निकाल सकते हैं। तो ये आपका थोड़ा सा ये रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर। पहले प्रिंट आउट निकालने का फायदा है कि जो आपको ये क्वेश्चन पेपर पढ़ना है ये आपको पहले से तैयार करना है कि कैसे हमें क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या हम पहले से जानते हैं, उस बारे में हमें बात नहीं करनी। जो आपका ये एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू का जो क्वेश्चन रहेगा आपका 30 मार्क्स का, ये क्वेश्चन पेपर आपको घर लाने को अलाउ नहीं किया जाता। इंस्टीट्यूट आपको घर लाने नहीं देता ये क्वेश्चन पेपर, तो अगर आप घर लाओगे तो वो इंस्टीट्यूट के पास क्वेश्चन बैंक कम पड़ जाएगा। तो क्वेश्चन आपको सिर्फ वहीं पे करना है आंसर, और उसका क्वेश्चन आपको घर लाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता। हमारे पास लिमिटेशन होती है, उसके क्वेश्चन हमें नहीं पता होते, क्वेश्चन आपसे क्या पूछे गए हैं उसका आंसर आपको पता होता है, क्वेश्चन आपको नहीं पता होते उसके। और जो ये आपका 70 मार्क्स है इसका क्वेश्चन पेपर आपके सामने मैंने रखा हुआ है। तो हमारे पास लिमिटेशन है, 30 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पास नहीं होंगे अवेलेबल, बट हाँ आरटीपी में क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स डिस्कस 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं।
ये पार्ट ए आपको इनकम टैक्स में विकास सर डिस्कस करेंगे, इनकम टैक्स का पार्ट है ये। सीए विकास शर्मा जी आपको करा रहे हैं, बहुत अच्छी क्लास इनकम टैक्स की, वो आपके साथ ये चीजें डिस्कस कर रहे होंगे और करेंगे आगे। हम बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में क्या है, हम पार्ट बी में क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा जो एग्जाम है ये मई 18 का क्वेश्चन है। तो ये हमारा शुरू हो रहा है पार्ट बी। दिस इज पार्ट बी, न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस वाले ओल्ड वाले कोई ऐसे नहीं समझा कि कुछ अलग होगा, सेम तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। अब समझते हैं जी क्या क्वेश्चन हमारा से आया है। क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि जो पहला क्वेश्चन है पार्ट ए का, पार्ट बी का, वो कंपलसरी है और उसके बाद आपको 4 में से सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं। हम आपको इतना काबिल बना देंगे आप 4 में से 4 क्वेश्चन समझ पाएंगे और उनका आंसर कर पाएंगे। जो आपको लगे आसान है वो पहले कर लो और जो लगे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है उसको छोड़ देना। तो एक क्वेश्चन की चॉइस है। आपके कोर्स में अमेंडमेंट आएंगी 31 अक्टूबर 2020 तक, क्योंकि ये पुराना एग्जाम है। हमारे कोर्स में ऐसे लिखा होगा, हमारे एग्जाम में जो मई का अटेम्प्ट दे रहे हैं उसकी उनके इसमें लिखा होगा कि आपको 31 अक्टूबर तक अमेंडमेंट करनी है। जो बंदा मई नवंबर के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है उसके लिए लिखा होगा यहाँ पे 30 अप्रैल 2021 तक की सारी अमेंडमेंट उसको पढ़नी पड़ेगी। तो ये रहेगा। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन सप्लाई से रिलेटेड है सिर्फ हम उसी को पढ़ेंगे, फालतू क्वेश्चनों को हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सप्लाई वाले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। हमारी जो नजर है ना एग्जाम में, वो चील की नजर होनी चाहिए, बिल्कुल चील की नजर कि कौन सा क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले फटाफट फटाफट पकड़ लेना है और फिर फटाफट फटाफट रफ काम करना है और आंसर दे देना है। तो समझते हैं क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 8 कंपलसरी है, पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है जी, मिस्टर ए रजिस्टर्ड सप्लायर पे जीएसटी, जीएसटी पे करते हैं अंडर रेगुलर स्कीम और उनको उन्होंने आईटीसी लिया हुआ। ये क्वेश्चन हमारा सप्लाई का नहीं है, ये हमारा जनरल क्वेश्चन है, तो इस बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे। ये जीएसटी निकालने की बात कर रहा है, तो इसके अंदर आईटीसी का भी मैटर है। ये आपको हम आगे कराएंगे जब हमारा पूरा कंसेप्ट हो जाएगा जीएसटी का, तब इस तरह क्वेश्चन लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी आईटीसी का है, सप्लाई का नहीं है। ये क्वेश्चन वैल्यूएशन का है, ये क्वेश्चन भी नहीं है। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन भी सप्लाई का नहीं है। हमारा फोकस है सप्लाई पे और फर्स्ट चैप्टर पे। ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट चैप्टर को बिलोंग करता है जो हम कर चुके हैं। कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। चलो ये रिप्लाई आप सब आंसर देंगे मेरे साथ में। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो हम कैसे इसका आंसर देते। लिस्ट ऑफ एनी स्टेट लेवीज विच आर सबस्यूम इन जीएसटी। सर याद करो अपनी पहली दूसरी क्लास, याद करो कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 कौन कौन से ऐसे स्टेट टैक्स हैं, वो भी कितने, 6 टैक्स बताओ, यानी कि आधे नंबर का एक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो कौन कौन से ऐसे टैक्स हैं जो कि स्टेट में सबस्यूम हो गए हैं, इसका आंसर आप लिख के आएंगे प्रॉपर तरीके से। वो मैं आपको करना सिखा रहा हूं। क्या क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 11 का सी, 11 का सी। बड़े दिमाग से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैं आपको सिखाता हूं कैसे आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। लेट मी शो यू हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। लेट मी शो यू। आप लिखोगे यहां पे, क्या लिखोगे आप यहां पे, हमारा क्वेश्चन था मे 18 का क्वेश्चन था हमारा, एक मिनट, मे 18 का क्वेश्चन था, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो कौन कौन सी ऐसी आइटम है जहां पे स्टेट टैक्स जो है सब्स्यूम हो गए हैं जीएसटी लॉ में। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सी। तो हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। आंसर हम लिखेंगे ब्लैक पेन से, कोई अदर पेन आपको यूज करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आप सिर्फ एक ब्लैक पेन को यूज कर ले आपके लिए काफी है। तो आप ऐसे लिखेंगे टॉप पे, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट सी, इसको ऐसे हाईलाइट कर देंगे ताकि एग्जामिनर को दिक्कत ना हो। शुरू करते हैं जी अपना आंसर देना। सी का पार्ट है, वो सिर्फ लिस्ट मांग रहा है, आप कहानी नहीं देनी उसको, सिर्फ उसको लिस्ट चाहिए, तो उसको लिस्ट देंगे और कहानी खत्म।
सिंपल सिंपल लिस्ट है, आप लिखोगे, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको लिस्ट देनी है और आपका आंसर खत्म। तो पहले है जी क्या हटा था जी, सेल टैक्स हमारा सब्सिडी हुआ था, जीएसटी में मर्ज हो गया था। दूसरा क्या हुआ था जी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी नहीं, स्टेट एक्साइज ड्यूटी शराब पे जो लगती है वो लगती रहेगी, वो सब्स्यूम नहीं हुई है। उसके बाद क्या था जी, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट टैक्स। उसके बाद क्या था जी, परचेज टैक्स। उसके बाद क्या था जी, बताइए बताइए, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। उसके बाद क्या था जी, स्टेट सेस। उसके बाद क्या था जी, स्टेट सरचार्ज। और क्या था जी, अरे भाई पूछा ही नहीं है उसने, पूछे 6 हैं तो आप क्यों दे रहे हो? सर एक्स्ट्रा दे देते हैं, हमें याद आ रहा है, हमारी भावना हो रही है, हम एक्स्ट्रा दे देते हैं। अरे टाइम नहीं है, अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, इसमें आपको पूरे 3 में से 3 नंबर मिल जाएंगे, कहानी खत्म। ज्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना। हालांकि हम चाहें तो हम और भी नाम दे सकते हैं, हम कैपेबल हैं, बट हमारी कैपेबिलिटी हमें नहीं दिखानी, हमें आगे वाले क्वेश्चनों को रिस्पेक्ट करनी है। सर ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, क्या अगला क्वेश्चन, क्या अगला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं यहीं से? ध्यान रखना है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन को हमेशा नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे, नो कंजूसी। एग्जाम में कंजूसी नहीं करनी, मतलब आप ये आपको पन्ने बचाने का नहीं करना, आपको हमेशा नेक्स्ट पन्ने से, नेक्स्ट पेज से नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ये आपको लिखनी नहीं बात, मैं तो बता रहा हूं आपको कि आपको ये नए पेज से हमेशा नए क्वेश्चन को नए एक नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे, सेम पेज पे आप उसको नहीं लिखेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया सिंपल सिंपल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है सर जो हमारे काम का है, वो देखते हैं। और क्या क्वेश्चन आया है हमारा, कह रहा है डिस्कस द फॉलोइंग टर्म इंटरेस्ट। ये हमारे काम का क्वेश्चन नहीं है, हमने करा नहीं है, करेंगे हम आगे। फिर कह रहा है जी एग्री टर्म क्या होती है, ये भी करेंगे हम, आगे लिखा हुआ है ये वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारा, इसके अंदर हमारे बेसिकली जो क्वेश्चन थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमने अभी कवर किया है। सप्लाई में से कोई चैप्टर अभी नहीं आया, तो ये हमने क्वेश्चन को आंसर करने का स्किल हमने सीख लिया है कि कैसे हमने, अब इसमें पूरी कहानी नहीं लिखनी है आपको कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट टू स्टेट टैक्सेस लेविड एज फॉलो, ये वो, अरे फालतू की चीजें लिखने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सिंपल उसने क्वेश्चन पूछा है कि लिस्ट बताओ, हमने लिस्ट बता दी, हमारा क्वेश्चन का आंसर खत्म। अब हम अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे नेक्स्ट पेज पे। तो देखते हैं अगला कौन सा हमारा जो क्वेश्चन आया, नवंबर नवंबर 18 का देखते हैं। उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन हमारे इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं। ये हमारा नवंबर का पेपर है, नवंबर 18 का पेपर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ सप्लाई के और फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन, जो हम अभी चैप्टर कंप्लीट करके आए हैं। चलो जी, पार्ट ए हमारे काम का नहीं है, पार्ट बी पे आते हैं फटाफट और देखते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या क्वेश्चन हमारे से पूछे हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा अभी, आपके आरटीपी से, वहां से हो जाएगी क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन है जीएसटी लायबिलिटी निकालने का। ये हमारा हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को हम स्पेशल प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हमेशा इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा बात करता है आईटीसी के बारे में। ये भी हमने अभी नहीं करा डिस्कस, करेंगे इसको डिस्कस। ये क्वेश्चन हमारा बात करता है वैल्यूएशन के बारे में, इसको भी हमने डिस्कस अभी नहीं करा है। एक क्वेश्चन हमें मिला है हमारे मतलब का, कह रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 7(1), एज पर सेक्शन 7(1). सर ये पढ़ के आए हैं हम, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 5 नंबर का क्वेश्चन। ओहो, बड़ा आसान क्वेश्चन है सर ये तो। इसको तो हम ऐसे कर देंगे चुटकियों में, पढ़ के आए हैं अभी, याद आ रहा होगा। याद करो हमारी क्लास, हमने क्या पढ़ा था, 7(1), 7(2), 7(3), 7(1) के बारे में ये बात कर रहा है। वहां पे क्या था, ए बी सी, ए बी सी और 1A।
तो कह रहे जी सप्लाई कहाँ कहाँ पे होती है उसके बारे में हमारे को बताओ। तो आपका जो आंसर है वो 5 नंबर का है। इसका मतलब आप दिमाग में थोड़ी सी दिमाग लगाओ कि ये 5 नंबर इंस्टीट्यूट कैसे कैसे डिवाइड करेगा, उसके हिसाब से हम ये क्वेश्चन बनाते हैं। इसका आंसर हमें कैसे देना है इसको हम समझते हैं। एक बार देखते हैं कैसे इसको हम आंसर करेंगे। लेट्स सी। तो इसको भी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, ये तो क्वेश्चन हो गया था हमारा। हम बात कर रहे थे नवंबर 18 की बात कर रहे थे, और इसमें क्वेश्चन था हमारा ये वाला। एक मिनट, ये था हमारा नवंबर 18 का क्वेश्चन था। और नवंबर 18 में हमने पढ़ा था ऊपर, ये पढ़ा था जी, सेक्शन 7(1) में क्या होता है सप्लाई। तो इसको हम क्या आंसर देंगे देखते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का बी। तो हम लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन 9 बी, ये लिखेंगे। और यहां लिखेंगे, आपको याद होगा सप्लाई के बारे में ये पूछ रहा है, तो यहां पे लिखेंगे सप्लाई एज पर सेक्शन 7(1). 7(1) के बारे में पूछ रहा है, अपना ज्ञान बांटने मत लग जाना कि 7(1), 7(3), 7(2) सब बताएंगे, हमें सब आता है। तो पूछा है उसी का आंसर देना है। ये क्वेश्चन माइंड में सोचना है कि ये 5 नंबर का है, तो 5 नंबर इसमें कैसे लेने हैं ये सोचना है आपको। तो आपको आंसर कैसे करना है जी दोस्तों, आंसर कैसे करना है ये समझ लेते हैं एक बार। आप लिखोगे सप्लाई इंक्लूड, आपको याद होगा सप्लाई इंक्लूड से शुरू था, तो हम लिखेंगे सप्लाई इंक्लूड्स ए ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, बार्टर, फॉर, अब हम याद करेंगे अपने 5 एलिमेंट को याद करेंगे। फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फॉर कंसीडरेशन, सप्लाई, अब लिख लो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने आपको जानबूझ के ना ये गलती करके दिखाई है। मैंने कहा जी बच्चे ना क्वेश्चन लिखने के बाद कुछ चीजें मिस कर देते, उनके दिमाग में उस टाइम पे नहीं पता कि क्वेश्चन में लिखना क्या है, ड्राफ्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने अब सोचा कि यार हमने ना ये चीज ऐड कर दी, इसको दोबारा काट के दोबारा करते हैं सर। ये मजा नहीं आया, ये दोबारा काट के दोबारा करते हैं, ये काम मत करना। एग्जामिनर आपको नॉलेज टेस्ट करेगा, अगर आपने इस तरह का काम भी कर दिया है तो इंस्टीट्यूट आपको पूरे नंबर देगा। इसके घबराने की वाली बात नहीं कि काटा पीटी चालू चालू कर दो और ये चालू कर दो, इस तरह की आपको गड़बड़ नहीं करनी। ये मेरे से गलती हो गई, देखो काटा पीटी मेरे से हो गई। अब आई हैव टू राइट अगेन। टाइम भी आपको वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। दोबारा देखते हैं सप्लाई पार्ट ए, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, फॉर consideration in the course of business by
अ पर्सन, बाय अ पर्सन, फुल स्टॉप। इसमें जो आपको इंस्टीट्यूट नंबर देगा वो पूरे एक नंबर दे देगा आपको। इंस्टीट्यूट कहेगा जी एक नंबर दे दिया। एज ए एग्जामिनर मैं रह चुका हूँ, एज एग्जामिनर, तो मुझे पता है कि कैसे आपको नंबर मिलते हैं। अब यहाँ पे आप बोलो लैंग्वेज गलत है सर हमारी, हमने इस पहले लगा दिया, एम पहले लगा दिया, हमने सप्लाई के सारे सेल बाटर सारा हमें याद नहीं आ रहे थे, हमने सारे एग्जाम्पल नहीं लिखे। अरे भाई आपने काम काम की बातें लिख दी हैं, आपको इंस्टीट्यूट पूरे नंबर देगा। टेंशन वाली बात नहीं है। कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। ये लैंग्वेज की तो चलती रहती है बातें। दूसरा है आपका, अगला पॉइंट है बी पॉइंट। बी पॉइंट में क्या है आपका? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, वेदर वेदर और नॉट फॉर बिजनेस, फॉर कंसीडरेशन। कंसीडरेशन होना जरूरी है, बिजनेस होना जरूरी नहीं है। सी पॉइंट, एक्टिविटी listed in शेड्यूल 1, दैट्स इट। क्या सर हम शेड्यूल 1 की सारी एक्टिविटी भी देंगे? पैरा 1, पैरा 1 2 3 4 5 सारी लिस्ट देंगे? नहीं जरूरत देने की, क्योंकि उसने आपसे 5 नंबर पूछा है, 50 नंबर नहीं पूछा। आपने सिर्फ 5 नंबर का ही आंसर आपको देना है। उसके बाद हमारा था, ये हो गया हमारा 7-1। फिर उसके बाद हमारा एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ था, अपनी नॉलेज को यहाँ जाहिर करो। फिर आप लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन शेड्यूल 2। सर ये शॉर्ट फॉर्म अलाउड है? हाँ अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर को आपकी बात समझ में आनी चाहिए, शॉर्ट फॉर्म अलाउड है। अब हम चेक करते हैं इंस्टीट्यूट इस पेपर को चेक कैसे करेगा और एग्जामिनर इस क्वेश्चन को चेक कैसे करेगा। वो आपका पहले ही चेक करेगा जी, आपने ये हो गया आपका 1 नंबर, ये हो गया आपका 1 नंबर, और ये हो गया आपका 1 नंबर। 4 नंबर हो गए, और 1 नंबर आपका इंस्टीट्यूट देगा। ओवरऑल आपने ये सही लिखा है, तो आपको इंस्टीट्यूट पूरे 5 में से 5 नंबर दे देगा। अब आप बोलो जी इसमें हमारी लैंग्वेज उल्टी सीधी है, हमने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, उस चीज से इंस्टीट्यूट को कोई मतलब नहीं है। आपको कंसेप्ट क्लैरिटी है, आपने वो जाहिर कर दी सामने, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये हमारा डिस्कशन हो गया कि आपको एग्जाम कैसे लिखना है। जो आपके माइंड में थॉट है उसको लिख के अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना है। वेरी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है ये। इसको हमने ऐसे हुआ बना रखा है, पता नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज है। चलिए आगे चलते हैं। नवंबर 18 का हमारा एग्जाम हमने देख लिया है, उसके अंदर कोई और क्वेश्चन हमारा नहीं है जो हमारा बनता है, ये देख लिया है हमने क्वेश्चन। तो ये देखने के बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कोई और तो क्वेश्चन नहीं है, कोई और क्वेश्चन हमारा नहीं है जो सप्लाई से रिलेटेड है। तो आप गौर करेंगे सप्लाई पे एक क्वेश्चन तो इंस्टीट्यूट थ्योरी का पूछ ही रहा है, यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन तो सप्लाई से कहीं ना कहीं आ रहा है। और 2-3 नंबर का क्वेश्चन आपका वहां से भी आएगा एमसीक्यू में भी, जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगला आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नवंबर 20 का अटेम्प्ट देखते हैं, क्योंकि मई 20 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने चेक किया था। नवंबर 20 में आते हैं और देखते हैं इंस्टीट्यूट ने आपसे क्या पूछा है आपके एग्जाम में। तो लेट्स सी पार्ट बी। पार्ट बी में इंस्टीट्यूट ने क्या पूछा है, लेट्स सी। ये शुरू होता है आपका पार्ट बी, दिख रहा है आप लोगों को सब क्लियर? पार्ट बी शुरू होता है यहां से, जो कि 40 मार्क्स का है। इसमें से 12 नंबर के एमसीक्यू है, और ये थ्योरी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपको करने हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, जिसके अंदर उसने क्या बोला है आपको, कह रहा है जी आप क्या निकाल के दो। क्या कह रहा है वो आपसे, लास्ट में देखते हैं लास्ट में क्या है। लास्ट में कह रहा है कंप्यूट फॉलोइंग।
हमेशा जब आप क्वेश्चन को देखो तो आप उसकी रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लो, उससे आपका एक माइंड सेट हो जाएगा कि मुझे क्वेश्चन में पढ़ना किस तरीके से है। तो कह रहा है जी एलिजिबल आईटीसी निकाल के दो, जीएसटी निकाल के दो। ये हमारा अभी विषय नहीं है, हम अभी वर्किंग नोट पे बना के देनी है, तो ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। इसके अंदर उसने क्या पूछा है, उसके अंदर हमारे को क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, इसने पूछा है जी आप वैल्यू निकाल के दो। तो पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट चेक करने से हमारे को फायदा क्या होता है, हमारा माइंड सेट हो जाता है कि ये क्वेश्चन को हमें पढ़ना किस तरीके से है और किस एंगल से इसको पढ़ना है। उसके बाद जीएसटी की बात पूछ रहा है ये, तो ये हमारा भी विषय नहीं है, हमने करा नहीं कोर्स में। उसके बाद ये ईवी बिल का पूछ रहा है, ये नहीं करा हमने। उसके बाद इसने क्या पूछा जी, इसने पूछा ये वाला क्वेश्चन जो बात करता है अदर की, ये भी नहीं करा हमने। हम बात करते हैं इस पॉइंट की। कह रहा है विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट डिस्कस द इन ब्रीफ व्हेन द इंपोर्ट ऑफ सर्विस टू बी कंसीडर। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में ये हमारे से जानना चाह रहा है। अब आप सोचोगे सर व्हेन को सप्लाई मानते हैं और कब इसको सप्लाई नहीं मानते, इस बारे में वो हमारे से पूछना चाह रहा है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस को हमने पढ़ा हुआ है, वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस दो जगह पे आता है, 7(1)(b) के अंदर और एक शेड्यूल 1 के अंदर। पहले एक थोड़ा दिमाग में एक कहानी बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन लिखने में दिक्कत ना हो। 7(1)(b) में पढ़ के आए इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट फॉर बिजनेस, ये पढ़ के आए हैं। तो ये बन गया हमारा इंपोर्ट ऑफ सर्विस कंसिडरेशन। सप्लाई कब बनता है, जब हमारी कंडीशन पूरी होती है कि उसके अंदर कंसिडरेशन होना चाहिए, पहली बात, बिजनेस हो या ना हो। ये हम रफ में काम कर रहे हैं, एक बार कहानी बनाने के लिए रफ में काम कर रहे हैं। बिजनेस हो कि नहीं हो, कंसिडरेशन होना चाहिए और इंपोर्ट ऑफ सर्विस होनी चाहिए। ये हमने पढ़ लिया 7(1)(b) के अंदर। हम बात करते हैं शेड्यूल 1 में। सर ये काम पेन से कर लें क्वेश्चन पेपर पे, ये काम रफ में कर रहे हैं अपने आंसर शीट पे, हम क्वेश्चन पेपर पे कोई काम नहीं करेंगे, ये हमारे एग्जाम के रूल के खिलाफ है। हम सारे काम करेंगे अपने आंसर शीट पे, ये काम कर रहे हैं रफ में। शेड्यूल 1 में कब था, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं जब दो बातें पूरी होती हैं, विदाउट कंसिडरेशन होता है, प्लस हमारा रिलेटेड पार्टी से हम काम करते हैं, तभी हम यहां मानते हैं क्या होता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो ये हमारा एक भूमिका बन गई। सिर्फ 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट में हमने रफ में काम कर लिया, एक माइंड में स्ट्रक्चर कर लिया। अब इसको लैंग्वेज में कैसे पिरोना है ये आपको मैं अब सिखाता हूं। एक बार इसका हम आंसर देखते हैं, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि मैंने आपको लिखना सिखा दिया है। नवंबर अटेम्प्ट का जो एग्जाम का जो आंसर है वो आपको मैं दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, इंस्टीट्यूट ने किस तरह से इसका आंसर दिया है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। लेट मी शो यू द आंसर। ये पार्ट बी आ गया। लेट मी शो यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपके लिए कोई भी आंसर आसान या मुश्किल नहीं लगेगा, आपको आपको सिंपल लगेगा और आपको इजिली अटेंड कर सकते हो। ये आ गया जी आंसर। आंसर हम निकाल लेते हैं, इसको हम लिख के करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 8C। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8C पार्ट, ये हम करते हैं स्टार्ट। तो क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि इंपोर्ट सर्विस कंसिडर सप्लाई कब होता है और कब नहीं होता, ये हमारे से क्वेश्चन पूछा है। तो हम दो पार्ट में इसका आंसर देंगे। व्हेन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज
इज सप्लाई। इंपोर्ट और सर्विस सप्लाई कब होता है इसको हम कंसिडर करते हैं। तो अब लिखेंगे पहला पार्ट, एज पर सेक्शन 7(1)(b) import of services, whether or not in the course of business for consideration होना जरूरी है, is treated as supply, ये सप्लाई होता है किस कंडीशन में, जब आप बिजनेस करो या ना करो और कंसीडरेशन के लिए आप करो इंपोर्ट, तो हम उसको सप्लाई बोलते हैं। ये सप्लाई होता है, ये कंडीशन हो गई पूरी। उसके बाद सप्लाई कब नहीं होता इसके हम बारे में बात करेंगे, फिर हम लिखेंगे इसी पॉइंट में लिखेंगे। ये हो गया हमारा ए, एज पर शेड्यूल 1। अब आपको ये याद नहीं है कि पैरा 1 है, पैरा 2 है, पैरा 3 है, पैरा 4 है। याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो आप लिखोगे एज पर पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1 import of services फॉर बिजनेस, यहां पे बिजनेस होना जरूरी है। विदाउट कंसीडरेशन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन as defined under explanation to section 15 of CGST एक्ट। ये लिखने की जरूरत नहीं भी है, अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, ये वाली बात सिंपल आप लिख दोगे तो भी चल जाएगा। पर मैंने लिख दिया है कि मैं फ्लो में क्या लिख रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता, मैं एग्जाम में लिख कर रहा हूँ, बट हाँ जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है, गलत नहीं लिखा। तो ये बात हो गई एज पर पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1 इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, ये हमारा सप्लाई होगा। तो मैंने इस ए पार्ट का आंसर दे दिया है। अब वो इसी बात को घुमा के पूछ रहा है जी कि सप्लाई कब नहीं होगा। तो ये हो गए आपके 2.5 नंबर। अगर मैं इसकी वेरिफिकेशन निकलूं तो 2.5 नंबर का ये क्वेश्चन आपका हो गया जिसका आपने आंसर दे दिया है। क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम आपको दिमाग में बनानी पड़ेगी, तभी आपका जो एग्जाम है वो अच्छा होगा। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी साथ साथ में। तो ये मेरा क्वेश्चन ये खत्म नहीं हुआ, मैं इसका पार्ट बी बनाऊंगा और लिखूंगा व्हेन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज नॉट सप्लाई। सप्लाई कब नहीं है इसको मैं समझने के लिए लिखूंगा पहला सेक्शन 7 सेक्शन 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 7(1)(b) में लिखूंगा मैं व्हेन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसीडरेशन फॉर बिजनेस और नॉट, इट इज नॉट सप्लाई। हम लिखेंगे अगर कंसीडरेशन नहीं है तो हम सप्लाई नहीं मानेंगे। पहली बात हो गई क्लियर। फिर हम बोलेंगे जी शेड्यूल 1 के हिसाब से एज पर पैरा 4
import of services is not supply if if supply to अनरिलेटेड पार्टी, अनरिलेटेड पर्सन को बेचेंगे तो पैरा 4 में सप्लाई नहीं होगा। दूसरा, सप्लाई फॉर पर्सनल, सप्लाई फॉर पर्सनल, याद नहीं आ रहा सर, सप्लाई फॉर पर्सनल एग्जाम में होता है हमारे साथ ऐसा, मुझे भी याद नहीं आ रहा। सप्लाई फॉर पर्सनल, सप्लाई फॉर पर्सनल नेचर, जो वर्ड चिपकाना चिपका दो क्योंकि एग्जामिनर इसको चेक करेगा। सप्लाई फॉर पर्सनल नेचर, ये दो बातें हो गई। कंसीडरेशन होगा तो हम यहां पे कवर नहीं करेंगे, तो इंपोर्ट फॉर कंसीडरेशन, तो मैंने कहा जी मैं इफ इन बिलो केसेस के अंदर मैं सप्लाई नहीं मानूंगा। अगर अनरिलेटेड को बेचा है तो नहीं मानूंगा, पर्सनल बेचा है तो नहीं मानूंगा, कंसीडरेशन है तो नहीं मानूंगा, शेड्यूल 1 में नहीं मानूंगा और यहां नहीं मानूंगा। ये सर मेरा आंसर हो गया और मुझे 2.5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। एग्जामिनर चेक करेगा और आपको नंबर दे देगा। एग्जाम में आप सोचोगे सर इसका तो आंसर ये बनता है, इसका तो ये आंसर बनता ही नहीं है, तो आंसर आपको कई बार बनाना पड़ता है एज पर सिचुएशन। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था इस क्वेश्चन से। आते हैं आगे हम। अब हमारे जो सारे क्वेश्चन है एग्जाम में, क्योंकि हमारे पास एमसीक्यू नहीं है, एमसीक्यू का क्वेश्चन पेपर हमारे पास नहीं है एग्जाम के, तो थ्योरी क्वेश्चन हमारे इतने ही पूछे थे सप्लाई चैप्टर से। अब हम डिस्कस करते हैं आरटीपी को। आरटीपी में क्या क्वेश्चन पूछे हैं उसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं मई 19 से। मई 19 के आरटीपी में क्या क्वेश्चन पूछा है उससे हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ये हमारा आरटीपी है और क्या क्वेश्चन पूछे हैं इसको हम स्टार्ट करते हैं। टैक्सेशन का पेपर है आपका, ये जी आ गया आपका। डिस्कस करते हैं हम। ये हमारा आरटीपी का क्वेश्चन है, आरटीपी फॉर मई 2019 को डिस्कस करते हैं हम। क्या क्वेश्चन आए हमारे जो हमारे रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन हमारा आया जो वो आया है आपका, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। तो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है ये हमारा किसी और इनवॉइस सेक्टर से बिलोंग करता है। दिस इज कंसेप्ट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, इसको हम बाद में करेंगे। हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से सुनते हैं आप कैसे हमारे को अटेम्प्ट करना है अपना एमसीक्यू। एमएस हसन, अ फेमस पेंटर, कुछ याद आ रहा है पेंटर से? पेंटर पेंटर पेंटर, या अभी नहीं आ रहा? सेंड्स हिज लेटेस्ट आर्ट वर्क, ओहो सर ये तो पढ़ा हुआ है हमने। कहाँ पढ़ा हुआ है? इनकम टैक्स में, जीएसटी में, जीएसटी में पढ़ा हुआ है। कहाँ पढ़ा हुआ है? ये पढ़ा हुआ है हमने सप्लाई चैप्टर में। जब आर्टिस्ट अपने पेंटिंग भेजता है, गैलरी को भेजता है, एग्जीबिशन में नो कंसिडरेशन फ्लो नहीं हो रहा और ये आर्ट वर्क गैलरी को भेजा है इसने, और बताओ आप उस पर एडवाइस करो। सर अब लिखना शुरू कर दें फटाफट फटाफट। आप गलती मत करना, पहले अभी देखो क्वेश्चन पूछा क्या गया। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ एडवाइस करना है, लिखना कुछ भी नहीं है, समझाना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको टिक लगाना है। तो कह रहे जी आपने आर्ट गैलरी में, एक गैलरी में पेंटिंग भेजी है, इस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, आपको कुछ भी डिस्कस नहीं करना, सिंपल टिक्का लगाना है। हमने करा हुआ है, आपको याद करो सर्कुलर में क्या हो रहा है कि इसमें कंसीडरेशन नहीं है, तो कंसीडरेशन नहीं है तो इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। क्या हम ऑप्शन पढ़ें या हमें आंसर पता है? सर ऑप्शन पढ़ने की जरूरत, पढ़ना है पढ़ लो, अदरवाइज हमें आंसर तो पता है। क्या है? इट इज नॉट सप्लाई, इट इज नॉट सप्लाई एट ऑल, हमारा आंसर होगा डी। क्या इसको हमें पढ़ने की जरूरत है या बिना पढ़े ही इसका आंसर हम सही दे सकते हैं? तो आंसर सिंपल सिंपल देना है हमारे को, इट इज नॉट सप्लाई। ये हमारा आंसर हो गया है। क्या हम ऑप्शन पढ़ लें? सर हमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है पेबल होगा, नहीं पेबल होगा।
कह रहा टैक्सेबल सर्विस है, नहीं होगा। एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट भी नहीं है। क्या है? सप्लाई है। हमारा आंसर ओके है, फ्रीज है। चलो आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या है? ये अगला क्वेश्चन हमारा हमारे उससे रिलेटेड नहीं है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन हमारा रिलेटेड नहीं है, ये भी क्वेश्चन हमारा रिलेटेड नहीं है, ये क्वेश्चन भी रिलेटेड नहीं है, और आगे क्वेश्चन भी हमारे किसी और चैप्टर से दिए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा सिंपल सिंपल ये बनता था, जिसका आंसर हमने चेक कर लिया, और ये बहुत सिंपल था सर, बहुत सिंपल था। तो इसका आंसर हमने चेक कर लिया, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला जो आरटीपी हम डिस्कस कर रहे हैं वो आरटीपी आई है हमारी, आरटीपी 4 नवंबर 19 की आरटीपी है। उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें क्या क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा किसी और टॉपिक को लेके है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी हमारा किसी और टॉपिक को लेके है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो हमारे काम का है, कह रहा है विच इज नॉट कंसिडर एज सप्लाई। एक एक बात को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे। कह रहा है सप्लाई नहीं है उसको बताना है। पहला, स्टॉक ट्रांसफर टू वन एस्टेब्लिशमेंट इन दिल्ली टू अनदर एस्टेब्लिशमेंट इन गुड़गांव। क्या होता है? ये डिस्टिंक्ट पर्सन होता है, शेड्यूल 1 में आता है। विदाउट कंसिडरेशन की सप्लाई मानते हैं, इसका मतलब ये सप्लाई है, ये हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं। कह रहा है एक सीए राम है, उन्होंने अकाउंटिंग सर्विस दी है राधा को, जो कि टैक्सेशन सर्विस है। तो राधा को दी है तो ऑब्वियसली इस पे जीएसटी लगेगा, ये सप्लाई बनेगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। हेल्थ क्लब सप्लाई लंच टू मेंबर टू एनुअल मीटिंग। सर याद करो, हमारा एक बात थी ना कि अगर एनुअल मेंबर भी अपने क्लब भी अपने मेंबर को सर्विस देता है तो उसको हमने बिजनेस माना था और उसको सप्लाई मानते हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद हम आते हैं, सर क्या हमारा आंसर डी होगा? क्या पता लग गया हमें? अगर हमारा आंसर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या डी होगा? क्या हम पढ़े आगे? अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल श्योर हो ए बी सी नहीं है तो डी होगा, तो आप आगे बढ़ सकते हो। बट आप क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। क्रॉस चेक कैसे करेंगे? मिस्टर ए ने एक फ्लैट बेचा मिस्टर बी को, बहुत बढ़िया जी। डेट ऑफ कंप्लीशन ये है, डेट ऑफ एग्रीमेंट ये है, कंसीडरेशन रिसीव ये है। सर फ्लैट बेचा है, और फ्लैट क्या होती है? बिल्डिंग होती है। क्या बिल्डिंग हमारे जीएसटी के दायरे में आती है? सर यस, बिल्डिंग दायरे जीएसटी के दायरे में आती है, सर्विस में आती है। बट शेड्यूल 3 में अभी पढ़ के आए हैं, शेड्यूल 3 में उसको बाहर रखा है। वो कब बाहर रखा है? अगर पोस्ट कंस्ट्रक्शन हमने सेल कर दिया है तो उसको हमने बाहर कर दिया है शेड्यूल 3 से। अब पोस्ट कंस्ट्रक्शन क्या होता है? आपको याद होगा शेड्यूल 2, वहां पे लिखा हुआ था कि अगर आपने सर्टिफिकेट के बाद कोई भी पैसा लिया है तो ही उसको हम पोस्ट कंस्ट्रक्शन मानेंगे। सर्टिफिकेट कब मिला है? हमारा 31/1 को, और पैसा कब मिला है हमारे को? 5/2 को। यानी कि ये हमने जो पैसा रिसीव किया है, क्या ये एग्रीमेंट वाली डेट हमारे लिए मैटर करती है? सर ये मैटर नहीं करती। ये गुमराह करने के लिए इंस्टीट्यूट ने आपको दी है, ताकि आप एग्जाम में गुमराह हो जाओ। तो आपको ये जो पैसा मिला है ये सर्टिफिकेट इश्यू होने के बाद मिला है, इसलिए ये क्या है? पोस्ट कंस्ट्रक्शन है। और पोस्ट कंस्ट्रक्शन को हम सप्लाई नहीं मानते, शेड्यूल 3 में सेल नहीं मानते। उसका मतलब हमारा जो आंसर है वो आंसर डी ठीक है, इट इज नॉट सप्लाई। हमें अपने आंसर को बड़ी ध्यान से चेक करना है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या बनेगा? इस सात को मिटा देता हूं मैं। हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा सिंपल सिंपल, डी इज आवर आंसर। ये सप्लाई नहीं है। तो ये इस तरीके से हमें एग्जाम में ध्यान से चेक करना है कि हमारा क्वेश्चन हमारे को कैसे क्या पूछ रहा है। एक क्वेश्चन और आया है, इंस्टीट्यूट ने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि सप्लाई का है। देखते हैं। विच इज द फॉलोइंग एक्टिविटी शैल बी ट्रीटेड एज नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। हम ना तो उसको सर्विस मानेंगे ना इसको गुड्स मानेंगे। याद करो हमारा सेक्शन 7(2). देखते हैं सर, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। इसको तो हम क्या मानते हैं? शेड्यूल 1 के पैरा 1 में सप्लाई मानते हैं। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसको भी शेड्यूल 2 के अंदर हम क्या मानते हैं? सर्विस मानते हैं। ये भी हमारा आंसर नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, यस, ये शेड्यूल 3 में आता है, सप्लाई नहीं है, इट इज नॉट सप्लाई। तो ये हमारा आंसर सही है। उसके बाद सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, यस, ये भी शेड्यूल 3 में आता है, नॉट सप्लाई। इसका मतलब हमारे दो आंसर है,
ये वाला और ये वाला, ये दो ऑप्शन कहाँ पे आ रहे हैं सर? ये दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके यहाँ पे, तो ये मेरा आंसर है। क्या बाकी ऑप्शन देखने में टाइम वेस्ट करें? मत करो, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। मैं आपको बार बार ये बात बोलता हूँ, आपका समय बहुत कीमती है। जब आपको पता लग गया है, ये सब मैं काम रफ में कर रहा हूँ पेंसिल से, तो मुझे पता लग गया है कि मेरा ये और ये आंसर, मैं बिल्कुल श्योर हूं, तो मैं इस आंसर पे टिक लगाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आरटीपी है हमारी, नेक्स्ट आरटीपी है हमारी आरटीपी फॉर May 20। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझते हैं इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है इसमें, इसमें बहुत सारी कहानी सुनाई हुई है आपको, और उस कहानी के बेस पे आपको क्वेश्चन देना है। हमारा जो कंसेप्ट है वो यहां से शुरू हो रहा है, सप्लाई का। कह रहा जी, सर्विसेज इंपोर्ट बाय मनदीप, विच इज विच इज द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? आपको सही स्टेटमेंट को बताना है। ध्यान से देखना, ध्यान से मेरी बात को, ये सब हमने किया हुआ है, बस हमको ध्यान से इसको आंसर करना है। आर्किटेक्ट सर्विसेज फॉर बिजनेस, तो शेड्यूल 1 में बिजनेस होना जरूरी है, 7(1)(b) में बिजनेस होना जरूरी नहीं था। ठीक है जी, कोई बात नहीं। फॉर फ्रॉम हिज फ्रेंड, फ्रेंड से लिया है, कोई बात नहीं जी। फ्रेंड कहाँ रहता है? लंदन में रहता है, देखो जी, तभी तो इंपोर्ट बनेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट लिया है, ओहो, फ्री ऑफ कॉस्ट लेते ही हमने कहा जी सासू माँ पिक्चर में आएगी, शेड्यूल 1 पिक्चर में आएगा। शेड्यूल 1 में क्या है? इज कंसिडर एज सप्लाई, बट ये हमारा फ्रेंड है, ये हमारा रिलेटेड नहीं है। इट इज क्या है? अनरिलेटेड, और अनरिलेटेड कभी भी शेड्यूल 1 में नहीं आता, तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत है। ये सप्लाई नहीं बन सकता क्योंकि ये हमारा फ्रेंड है, ही इज नॉट रिलेटेड पर्सन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई हमारे कंसेप्ट के हिसाब से। आगे कहते हैं जी, डिजाइनिंग सर्विसेज फ्रॉम हिज ब्रदर इन लंदन, मेरा भाई रहता है। अब मेरा भाई मेरा रिलेटेड है कि नहीं है, ये मुझे सोचना पड़ेगा एज पर डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन। 5 लाख रुपए मैंने लिए, यानी कि मैंने कंसीडरेशन उससे लिया है, कंसीडरेशन लिया है, तो ये शेड्यूल 1 का पार्ट नहीं बन सकता, शेड्यूल 1 का पार्ट नहीं बन सकता। फॉर पर्सनल यूज, अच्छा शेड्यूल, ये तो क्लियर हो गया कि ये हमारा 7(1)(b) का पार्ट बनेगा, क्योंकि 7(1)(b) में पर्सनल हो या नॉन पर्सनल हो, उससे हमें मैटर नहीं करता। बट ये बात क्लियर हो गई कि ये शेड्यूल 1 का पार्ट नहीं बनेगा, तो यहां पे कंसीडरेशन है और नॉन बिजनेस है, तो ये सप्लाई बनेगा। आप क्या इसका आंसर देंगे वो हम देखते हैं। अभी हमने क्या इसका आंसर दिया, तो ये सप्लाई बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। ब्रदर से हमने सर्विस ली, ब्रदर से सर्विस ली हमने 5 लाख रुपए के लिए, और पर्सनल सर्विस ली है, और सप्लाई बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इसका आंसर हम देखते हैं क्या बनेगा। इसका आंसर बनेगा यस, ये सप्लाई बनेगा, ये सप्लाई बनेगा। लिख लिया हमने साइड में, तो लिखा हमने आर्किटेक्ट सर्विसेज फ्रॉम बिजनेस यूज फ्रॉम हिज फ्रेंड इन लंदन फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो क्या है ये बताओ? फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये शेड्यूल 1 में आएगा, और शेड्यूल 1 में कंडीशन कितनी है? पहला, रिलेटेड पर्सन होना चाहिए, दूसरा आपका बिजनेस के लिए होना चाहिए, ये बिजनेस के लिए भी है और विदाउट कंसिडरेशन भी है, बट रिलेटेड वाली बात यहाँ पे मिसिंग है, ये वाली बात मिसिंग है, तो ये सप्लाई क्या है? इट इज नॉट सप्लाई, तो ये भी आंसर ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है इनकी, ये सप्लाई नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे इट इज नॉट रिलेटेड, तो दिस इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं जी, डिजाइनिंग सर्विसेज फ्रॉम हिज ब्रदर, जो कि लंदन में रहता है, फॉर पर्सनल यूज इज नॉट कंसीडर इज सप्लाई। हमने कहा जी पर्सनल यूज के लिए सप्लाई नहीं है, क्यों नहीं है? बिल्कुल सप्लाई है, तो इसको भी हम सप्लाई मानेंगे, और ये सप्लाई का पार्ट बनेगी, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो कौन सी सही है? हमारी स्टेटमेंट ठीक है। अगर हम बात करें, हमारी दो स्टेटमेंट सही हैं, एक तो ए वाली 2 वाली, और एक 3 वाली। इसका मतलब जो भी ऑप्शन इन दोनों में आ रहा है उसको मैं टिक लगा दूंगा, मेरा सी आंसर करेक्ट है, मेरा सी आंसर करेक्ट है। तो इसको थोड़ा ध्यान से आपको समझना है कि सर इन्होंने पूछा क्या है और क्या आपको आंसर देना है।
थोड़ा सा रफ पेंसिल से आपको काम करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तभी इसका आंसर आप दे पाएंगे। अगर आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, पहले आप कंसेप्ट रिवाइज करो और इस आरटीपी को खुद भी ट्राई करो सॉल्व करने का। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जो हमारे एग्जाम में आया हुआ था। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसी का आगे क्वेश्चन आया हुआ है, उसको डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन हमारा और आया हुआ है, तो हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सी, ये आ गया आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है जी, टाइम ऑफ सप्लाई पूछ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है जो हम डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ है इसमें, फॉलोइंग इज नॉट कवर अंडर शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में कवर्ड नहीं होता, नॉट कवर्ड। ध्यान रखना, एक एक बात आपको ध्यान रखनी है, नॉट कवर्ड की बात कर रहे हैं। तो बताओ, डायरेक्टर की सैलरी शेड्यूल 3 में कवर होती है? डायरेक्टर की मंथली सैलरी एज पर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, एज पर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट सैलरी कवर्ड नहीं होती। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि कह रहा है नॉट कवर्ड, कवर्ड नहीं होती। यस, ये कवर्ड नहीं होती, ये करेक्ट है। सर गलत। नॉट कवर्ड का मतलब यहां पर है कि शेड्यूल 3 का पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये शेड्यूल 3 का पार्ट है। ये स्टेटमेंट क्या होगी यहां पे, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेगेटिव वर्ड को बड़ा ही ट्विस्ट करके एग्जामिनर ने आपको यहां दिया है। वो कह रहे हैं नॉट कवर्ड शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 में कवर नहीं है। बताओ, क्या शेड्यूल 3 में स्टेटमेंट कवर्ड है? तो हम थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में, और मैं आपको कंफ्यूज होकर दिखा रहा हूँ जानबूझ के, कंफ्यूज कैसे होना है और फिर कैसे उसको ठीक करना है। फिर दोबारा हम पढ़ते हैं, एक बार समझते हैं दोबारा से हम गलती कर रहे हैं। कह रहा है जी, विच द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में कवर्ड नहीं है। ये सिचुएशन शेड्यूल 3 में कवर है, कवर है, और हम कह रहे हैं नॉट कवर, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पे गलत दी है। फिर कह रहा है जी, सिटिंग फीस टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अटेंडिंग एजीएम, ये हमारे शेड्यूल 3 में कवर नहीं है। लिख लो, नहीं है। जब आप फंस जाओ तो हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिखोगे हाँ नहीं है, ये कवर्ड नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ओके है, ये स्टेटमेंट सही कर रहा है। क्योंकि सिटिंग फीस के लिए पढ़ा था हमने, सिटिंग फीस को हम शेड्यूल 3 में कवर नहीं करते, ये सैलरी का पार्ट नहीं होते, तो शेड्यूल 3 में कवर्ड नहीं होता। उसके बाद कह रहा है पेमेंट टू एम्प्लॉय फॉर प्रोवाइडिंग ब्रोकरिंग सर्विसेज टू एम्प्लॉयर फॉर परचेज ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, सर सर्विसेज डू नॉट पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। वो खुद ही बता रहा है कि ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये हमारे किसका पार्ट है, शेड्यूल 3 का पार्ट नहीं है। शेड्यूल 3 का पार्ट नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी और सी। तो हम इसको कर देंगे रब, और हमारा आंसर बन गया फाइनल बी और सी। इस आंसर को हमने पहुंचने तक मेहनत करी है, ये नहीं कि हमने आंसर दिया फटाफट फटाफट, इसका आंसर हमने पहुंचने तक हमने काफी मेहनत करके इसका आंसर हमने निकाला है। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसको हमने कर लिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस तरह से इंस्टीट्यूट ने आपसे। एक क्वेश्चन और है हमारा जो डिस्कस करना रह गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इसी का आरटीपी का ही। कह रहा है एबीसी इज रजिस्टर्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी, कंपनी इन्वेंटेड वन ड्रग फॉर इंस्टेंट क्योर ऑफ कैंसर। हो सकता है यहाँ पे आपके एग्जाम में कोविड आ जाए, कोविड लिखा हो जाए कैंसर की जगह। तो दे सप्लाई फ्री सैंपल, फ्री सैंपल पढ़ा हुआ है सर, हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, एक सर्कुलर आया हुआ था, याद नहीं आ रहा, अब याद आ जाएगा। तो हमने फ्री सैंपल दिया है, उसके बारे में ये पूछ रहा है कि ये फ्री सैंपल जीएसटी में कवर होगा कि नहीं। हमें आंसर पता है कि ये फ्री सैंपल नॉट सप्लाई होगा, ये हमें पता है। देखते हैं क्या लिखा है, एबीसी इज लायबल टू पे, गलत। एबीसी इज नॉट लायबल टू पे, फ्री सैंपल पे जीएसटी नहीं देना, और इसका एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी, ये आईटीसी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। उसके बाद नाइदर इज लायबल टू पे और नॉट ही इज एलिजिबल फॉर आईटीसी, ये वाला जो पोर्शन है ये मैं आपको सेक्शन 16 में समझाऊंगा कि वहां पे ये कवर करेंगे। बट हाँ, ही इज नॉट लायबल टू पे, ये सही आंसर है। और ये क्या लिखा है, लायबल टू पे, गलत आंसर। तो हमारा सही आंसर हो गया एज पर सर्कुलर, यहाँ पर आंसर हो गया हमारा सी, आंसर हमारा हो गया। तो बाकी सब काट देंगे और हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा, ये सारा काम हम रफ में कर रहे हैं ताकि हमारे एमसीक्यू गलत ना हो। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। एक क्वेश्चन हमारा और आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10, उसमें वो क्या पूछ रहा है कि जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। सिंपल पूछ रहा है, टेम्पल ऑफ एंसेस्ट्रल deity of Mr. Aman Goyal and his family located in Berry, Haryana. Temple is run by charitable organization and registered under 12A. The family got unshakable faith in their ancestral deity. Mr. Aman is being entrepreneurial flourishing businessman है ये, और इन्होंने गुरुग्राम में बिजनेस खोला हुआ है, और इनके पहला बच्चा हुआ है, उसमें उन्होंने 10 लाख रुपए डोनेट करे हैं टेम्पल को कंस्ट्रक्शन ऑन हॉल बनाने के लिए, और नाम लिखवा दिया अपना, डोनेटेड बाय मिस्टर अमन गोयल ऑन हिज। बताओ क्या ये बिजनेस पर्पस है? इट इज नॉट अ बिजनेस पर्पस, इट इज नॉट अ बिजनेस पर्पस। तो क्या लिखेंगे? बिजनेस पर्पस ये नहीं है, और बिजनेस पर्पस नहीं है तो इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। इस बारे में इसने पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन लायबिलिटी। आप लिखोगे एज पर latest circular issued by the department, GST department, anything donated to charitable institution is not supply if following condition are fulfilled. पहली condition, it should not be a business purpose, it should be donated to the charitable institute and it should have the character of donation. If all the conditions are fulfilled, then only it is not supply. So in that case, all the three purpose are fulfilled and it is not supply. आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस तरह से लिख के आना है, आप आंसर देख सकते हैं सजेस्टेड। तो ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए लास्ट में डिस्कस करते हैं हम नवंबर 20 का आरटीपी, इसके अंदर सप्लाई के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है उन्होंने, क्वेश्चन क्या पूछा है, फॉलोइंग का आंसर दीजिए। कह रहा है बाय वन गेट वन ऑफर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये हम पढ़ चुके हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं रिसेंटली। बाय वन गेट वन को हम सप्लाई, क्या देखते हैं क्या लिखा है इसमें, इट विल नॉट बी कंसिडर सप्लाई एज नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी कंडीशन क्या है, सप्लाई ऑफ आइटम फॉर विच कंसिडरेशन इज चार्ज फॉर सप्लाई एंड इज नॉट सप्लाई। कह रहे तो सप्लाई आप, सॉरी गलत हो गया मेरे से, छोटा सा गलती हो गई मेरे से, मैंने जल्दबाजी में आंसर दिया है, जल्दबाजी में आंसर दे दिया मैंने, मेरी गलती है। मैं दोबारा से आंसर को क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। कह रहा है इनमें से कौन सा सप्लाई नहीं, तो मैंने जो एक आइटम दी है, जो मैंने एक आइटम बेची है वो तो सप्लाई है, जो मैंने फ्री में दी है उसकी बात हम नहीं कर रहे। तो पूरा पढ़ते हैं इसको, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई एट ऑल। एट ऑल तो नहीं, कुछ तो सप्लाई है, जो मैंने जिसके पैसे लिए हैं वो तो सप्लाई होगा। कह रहा है सप्लाई ऑफ आइटम विच कंसिडरेशन इज चार्ज इज नॉट सप्लाई अंडर सेक्शन 7, वो सप्लाई होगा, while अदर आइटम इज फ्री ऑफ कॉस्ट इज नॉट सप्लाई। चलो जी एक ऑप्शन और देख लेते हैं ताकि हमें पता लगे। फिर कह रहा है जी दीज आर टू आइटम्स, टू इंडिविजुअल सप्लाई for a single price is charged for entire supply, single price is charged, the same will be taxed as the mixed supply। ये भी हमने देख लिया। उसके बाद कह रहे हैं जी these are two supplies which are single price and entire and the taxability depend on the composite and mixed supply। ये है हमारा appropriate answer। अब सर मैंने गलती क्या करी थी स्टार्टिंग में, अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन को, तो सारे क्वेश्चन में से जो आंसर है आपके, वो दोनों के दोनों, ये वाला भी फिट बैठ रहा है, ये वाला भी फिट बैठ रहा है, बट ये वाला सबसे मोस्ट फिट बैठ रहा है, मोस्ट फिट। क्योंकि हमने पढ़ा था वहां पे कंसेप्ट में कि ये हमने बात पढ़ी थी वहां पे सर्कुलर के अंदर कि बाय वन गेट वन के अंदर हम डिपेंड करता है मिक्स और कंपोजिट सप्लाई के ऊपर, उस हिसाब से हम इसके ऊपर टैक्स लगाते हैं। ये बात हमने पढ़ी थी और हमें याद आ गई, तो इसको हम टिक लगा के आएंगे। ये हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। तो दोस्तों ये हमने क्लास में क्वेश्चन डिस्कस कर लिया आपके आरटीपी के पास एग्जामिनेशन के, और आप और भी इंस्टीट्यूट के सीरीज आती रहती है, उसको आप ट्राई करते रहिए। आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप हमें फोन कीजिए, आप हमें टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन दीजिए, आपके सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सप्लाई चैप्टर खत्म हो गया हर रिस्पेक्ट से। अब आपकी जिम्मेवारी आ गई, आप उसकी प्रैक्टिस करें, बार बार रिवाइज करें, नोट्स बनाएं, और जो क्वेरी है उसको पूछे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर, that is levy and collection। Thank you।